16 मई 1991 गोवा के वर्का विलेज के लोग अपना काम कर रहे थे। तभी फुल स्पीड पर एक व्हाइट कॉन्टेसा कार विलेज के एक कोने से आई और अचानक ही एक मोटरसाइकिल ने उस कार को ओवरटेक किया और उसे रोक दिया। उस मोटरसाइकिल वाले और कार के ड्राइवर में बहस होने लगी और मोटरसाइकिल वाला कार के अंदर घुस गया। कार वाले ने चाकू निकाला और कुछ देर बाद कार से एक जोर की चीखने की आवाज आई। वो चीख उस कार वाले की ही थी। कार का ड्राइवर मर चुका था। इतने वो मोटरसाइकिल वाला घायल हालत में बाहर निकला। उसने कार की डिक्की खोली और उसमें से सोने के बिस्किट निकालकर सब गांव वालों को बताया कि वो एक कस्टम्स ऑफिसर है और ये कार एक गोल्ड स्मगलर की है। लेकिन आसपास खड़े लोगों में से किसी ने उस घायल कस्टम्स ऑफिसर की मदद नहीं की। उसने उस कार को वहीं रोकने के लिए उसके टायर पंक्चर किए और वो बीच की तरफ एक गली में भाग गया। गांव वालों की चाहकर भी उस कार वाले इंसान को छूने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गोवा के फॉर्मर सीएम और साउथ गोवा के सबसे बड़े पॉलिटिशियन का भाई था। जब उस पॉलिटिशियन को पता चला कि उसके भाई को किसी ने मार दिया है तो वो गुस्से से पागल हो गया और उसने पूरे गोवा को सर पर उठा लिया। उस कस्टम्स ऑफिसर को आइडेंटिफाई किया और उसका नाम था कोस्टाओ फर्नांडिस। उस पॉलिटिशियन के गुंडे और पुलिस दोनों कोस्टाओ के घर गए, लेकिन कोस्टाओ फरार था। उस पॉलिटिशियन ने बयान दिया कि ये सब एक पॉलिटिकल साजिश है और उसके भाई को फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कोस्टाओ एक गद्दार क्रिमिनल है। पूरा गोवा कोस्टाओ को ढूंढने के लिए बंद कर दिया गया, पर कोस्टाओ का कोई नामो निशान ही नहीं था। पुलिस उसकी फैमिली पर प्रेशर डालने लगी। हर कोई सिर्फ कोस्टाओ को ढूंढ रहा था। अगली ही रात कोस्टाओ अचानक से वापस आ गया और उसने पुलिस को सरेंडर कर दिया। पर उसी दौरान उस पर एक जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद सबने उसका सच सुना। एक ऐसा सच जिसने ना ही पूरे गोवा को हिलाकर रख दिया, बल्कि इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड लैंडिंग्स का भी पर्दाफाश किया। गोवा के 1961 में आजाद होने के बाद कई गैंग्स सोने और ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए पोर्ट्स का इस्तेमाल करते थे। स्मगलिंग दिन ब दिन बढ़ती गई और उनसे डील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कस्टम्स ऑफिसर की। ऐसा ही एक कस्टम्स ऑफिसर था कोस्टाओ फर्नांडिस, जिसने 1979 में कस्टम्स को ज्वाइन किया। कोस्टाओ अपने डिपार्टमेंट के सबसे ब्रेव और ऑनेस्ट ऑफिसर्स में से एक था। कोस्टाओ कोस्ट लाइंस पर आने वाली सभी बोट्स और ट्रॉलर्स पर नजर रखने लगा, क्योंकि उसे टिप मिली थी कि ऐसे ही ट्रॉलर्स और कमर्शियल बोट्स का यूज करके स्मगलर्स दुबई और रशिया जैसी कंट्रीज से सोना और ड्रग्स इंडिया भेजते थे। उसने कई स्मगलर्स को पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो सब इस स्मगलिंग माफिया का एक बहुत ही छोटा हिस्सा थे। इसी बीच कोस्टाओ को खबर मिली कि गोवा के उस बड़े पॉलिटिशियन और उसके भाई डिमेलो का गोवा में हो रही गोल्ड स्मगलिंग में एक काफी बड़ा हिस्सा है। कोस्टाओ ने कई हफ्तों तक डिमेलो की हर एक मूवमेंट पर नजर रखी और फिर एक दिन कोस्टाओ को उसके खिलाफ एक टिप मिली, एक ऐसी टिप जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसे पता चला कि उसी साल 1991 मई में डिमेलो एक ट्रॉलर के जरिए हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी गोल्ड लैंडिंग्स को अंजाम देने वाला था, जिसमें करीब 1500 किलो सोना था, जिसकी कीमत आज के दिन में करीब 1500 करोड़ होती। कोस्टाओ ने इस टिप के बारे में ज्यादा ऑफिसर्स को नहीं बताया था, क्योंकि कोई भी उसे धोखा दे सकता था। कोस्टाओ ने डिसाइड किया कि वो अकेले ही इस ऑपरेशन को हैंडल करे, क्योंकि डिमेलो या उस पॉलिटिशियन के स्मगलिंग ऑपरेशंस के बारे में अगर कोई भी बात करता तो वो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर मारा जाता था। कोस्टाओ ने रात दिन फटाडे बीच का सर्वे करना शुरू कर दिया। उसने बीच के पास एक खुफिया जगह पर अपना एक सीक्रेट चेक पोस्ट बनाया। जैसे जैसे लैंडिंग की डेट पास आने लगी, डिमेलो की व्हाइट कॉन्टेसा कार फटाडे बीच के आसपास एक कंस्ट्रक्शन के बहाने कई बार वहां चक्कर लगाती रही। डिमेलो ने उस कंस्ट्रक्शन साइट पर चक्कर मारा था। कोस्टाओ ने रात भर उन पर नजर रखी। फिर 16 मई 1991 को सब कुछ बदल गया। सुबह सुबह कोस्टाओ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए अपने घर पहुंचा था, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद सुबह के 10:30 बजे उसे एक कॉल आया। इस कॉल से उसे पता चला कि कारमोना बीच के आसपास डिमेलो कुछ एक्टिविटी कर रहा है।
कोस्टाओ तुरंत अपनी बाइक पर वहां पहुंचा और उसने देखा कि डिमेलो का भाई बीच के पास ही बार में बैठा हर चीज पर निगरानी रख रहा था। इतना ही नहीं, वो व्हाइट कॉन्टेसा कार और उनके साथी की एक सफेद मारुति कार बीच के पास ही पार्क थी। कोस्टाओ तुरंत अपनी बाइक के साथ एक कोने में छुप गया। उसने देखा कि कुछ लोग बैटरी जैसे भारी बॉक्सेस ट्रॉलर से निकालकर उसी व्हाइट कॉन्टेसा में भर रहे हैं, और वो भी डिमेलो की देखरेख में। सारे बैटरी बॉक्सेस कॉन्टेसा में भरकर डिमेलो उसमें बैठा और वर्का विलेज की तरफ निकल गया। कोस्टाओ बिना रुके उस कॉन्टेसा का पीछा करता रहा। उस व्हाइट कॉन्टेसा ने कोस्टाओ से बचने की कोशिश की, लेकिन वर्का विलेज से निकलने से पहले ही कोस्टाओ ने उसको ओवरटेक किया और उस व्हाइट कॉन्टेसा कार को रोक दिया। लेकिन डिमेलो ने उसकी बाइक को सड़क पर कोस्टाओ के साथ रगड़ दिया, जिसकी वजह से कोस्टाओ घायल हो गया। लेकिन घायल हालत में भी कोस्टाओ गाड़ी की खिड़की से अंदर घुस गया और डिमेलो को पकड़कर उसे सरेंडर करने को कहा। डिमेलो ने जवाब में एक बहुत बड़ा चाकू निकाल लिया और वो कोस्टाओ पर अटैक करने लगा। कोस्टाओ ने अपने बचाव में उसका हाथ पकड़ा और उस चाकू को छीनने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच वो चाकू डिमेलो को लग गया और डिमेलो की जान चली गई। कोस्टाओ ने अपने सेल्फ डिफेंस में एक क्रिमिनल को मार दिया था। कोस्टाओ कार से बाहर निकला और गाड़ी की डिक्की से उन बैटरी बॉक्सेस से सोना निकालते हुए उसने आसपास के लोगों से मदद मांगी। लेकिन जब उसने देखा कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए वहां से फरार हो गया और उसने सरेंडर करने से पहले पूरा दिन और रात गोवा के एक वीराने जंगल में बिताया। कोस्टाओ के सीनियर दयाशंकर और बाकी काफी सारे कस्टम ऑफिशियल्स को कोस्टाओ पर विश्वास था, क्योंकि कोस्टाओ के बयान के साथ 3 वर्का विलेज के विटनेस के बयान भी सामने आए, जिनके अकॉर्डिंग डिमेलो की मौत के बाद उसका पॉलिटिशियन भाई वर्का पहुंचा और उसने अपने साथियों के साथ सोने को ठिकाने लगाया। लेकिन उस पॉलिटिशियन के प्रेशर के नीचे काम करती हुई सीबीआई और पुलिस का कुछ और ही मानना था। उनके हिसाब से कुछ विटनेसेस ने बयान दिया है कि डिमेलो की मौत के बाद उसके सारे भाई वहां आए थे, लेकिन कार में ना ही उन्हें कोई सोना मिला और ना ही कोस्टाओ ने डिक्की से सोना निकालते हुए किसी से मदद मांगी थी। उस पॉलिटिशियन ने कहा कि उनके परिवार में से कोई भी स्मगलिंग का हिस्सा नहीं था और कोस्टाओ ने डिमेलो से बदला लेने के लिए उसे मारा था। सीबीआई ने कोस्टाओ के अगेंस्ट मर्डर चार्जेस फाइल किए। कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया। इन सब के बीच कोस्टाओ और उसके परिवार को ढेर सारे डेथ थ्रेट्स आने लगे। उन पर कई जानलेवा हमले भी हुए, पर कोस्टाओ ने लड़ना नहीं छोड़ा। लेकिन कुछ महीनों में स्मगलिंग में इन्वॉल्व सारी व्हीकल्स को पुलिस ने ढूंढ लिया, जो लुइस बार के ओनर के बयान के साथ कोस्टाओ की थ्योरी से मैच कर रहा था। 1994 में कोर्ट ने कोस्टाओ के अगेंस्ट सारे चार्जेस ड्रॉप किए, लेकिन इसके बाद भी कोस्टाओ को मौत की धमकियां आना बंद नहीं हुई और इसीलिए वो अपने परिवार के साथ गोवा से शिफ्ट हो गया।